अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Mass Solution. MCAS Mass Solution is a domain of chemistry. Here, our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Mass Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है. चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक. MCAS मास सॉल्यूशन में अब बात करते हैं केमिस्ट्री क्लास 10th. यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में. केमिकल इक्विलिब्रियम में हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन. हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं. फिर हम बात करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है. फिर हम बात करेंगे कंप्लीट रिएक्शन किसे कहते हैं, इनकम्प्लीट रिएक्शन किसे कहते हैं. फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम. यहाँ पे हम देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है और कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम की स्टेट को एस्टेब्लिश करते हैं. और डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड द लॉ ऑफ मास एक्शन. विद द कंफर्मेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन हम ड्राइव करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. मतलब कि हम कह रहे हैं कि द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड द डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. फिर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स. मतलब कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को एनालाइज करते हुए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स को मेजर करने की कोशिश करेंगे. फिर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. मतलब कि हम केमिकल रिएक्शन में मूव करते हुए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हम इसकी इंपॉर्टेंस को मेजर करने की कोशिश करेंगे कि देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है. जैसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस. सो स्टेप बाय स्टेप हम इन तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे इस सीरीज में. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Mass Solution. MCAS Mass Solution is a domain of chemistry. Here, our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Mass Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है. चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक. इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, हम सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं. When two or more than two substances interact each other that produce chemical changes to convert into new substance which are entirely different from the original substance, then we can say the chemical reaction has been occurred. हम कह सकते हैं जब दो या दो से ज्यादा अनासर आपस में इंटरैक्ट करते हैं और बहुत सारी केमिकल तब्दीलियां पैदा करते और एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनकी तमाम प्रॉपर्टीज बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं फ्रॉम देयर ओरिजिनल सब्सटेंस. उस प्रोसेस के बाद उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं. मतलब कि हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं. जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरा सब्सटेंस हमारे पास ऑक्सीजन है. जब दोनों इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो एट द एंड हमारे पास एक मोल पानी बन जाता है H2O. देखिए पहले हमारे पास एक हाइड्रोजन था जो कि एक गैसियस फॉर्म थी, दूसरी ऑक्सीजन थी जो कि दूसरी गैसियस फॉर्म थी. लेकिन जब दोनों ही एक स्पेसिफिक कंडीशन पे इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक नई स्पीशीज जनरेट कर देते हैं जिसे हम पानी कह सकते हैं, जो मे बी लिक्विड फॉर्म में हो, मे बी वेपराइज फॉर्म में हो, तो एक न्यू सब्सटेंस का बन जाना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सब्सटेंस, फ्रॉम द प्री रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. दिस होल प्रोसीजर इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन. देयर आर टू मेजर कंपोनेंट ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन, रिएक्टर्स एंड प्रोडक्ट्स. मतलब हर एक केमिकल रिएक्शन के दो मेजर कंपोनेंट होते. रिएक्टेंट्स वो स्पीशीज जो आपस में रिएक्ट कर रही होती, प्रोडक्ट जो आफ्टर द रिएक्शन बनती हैं वो स्पीशीज. बात कर लेते हैं रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. प्रोडक्ट स्पीशीज सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, consider a general reaction A, B.
मतलब हमारे पास दो सब्सटेंसेस है, सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी। जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और नया एक सब्सटेंस बना देते हैं C+D, तो हम कह सकते हैं ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है ये एक केमिकल रिएक्शन है। वेयर हम बात कर सकते हैं A and B are the reactants while C and D are products that has entirely different properties from the reactants. Now we are going to discuss about the type of chemical reaction. पहले तो हमने बात कर ली कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसमें रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जिसमें हमने बहुत ही अच्छी एग्जांपल ली। पहले तो सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात कर ली, फिर हमने एक जनरल इक्वेशन ले ली कि A+B आर द रिएक्टेंट्स एंड C+D आर द प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस कितनी किस्म के होते हैं। तो मेनली हमारे पास दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। नंबर 1, कंप्लीट रिएक्शन, the reaction in which reactants are completely converted into the product। मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को कंप्लीट रिएक्शंस कहते हैं। दूसरे अल्फाजों में इन्हें इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं। इरिवर्सिबल रिवर्सिबल का कंसेप्ट हम बाद में बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अब दूसरी टाइप है हमारे पास इनकम्प्लीट रिएक्शंस। इनकम्प्लीट रिएक्शंस, those reactions in which reactants are not completely converted into the product। हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होती हैं जिनमें जो रिएक्टेंट्स होती हैं वो इंटरेक्ट तो करती हैं, प्रोडक्ट भी बनाते हैं, लेकिन सारे के सारे रिएक्टेंट्स उसमें कंज्यूम नहीं होते, यूटिलाइज नहीं होते। मतलब कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, फिर कुछ जो होते हैं वो प्रोडक्ट वो दोबारा इंटरेक्ट करते हैं और दोबारा रिएक्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और ये प्रोसीजर थ्रू आउट कंटिन्यू रहता है। मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि इन्हें दूसरे अल्फाजों में रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। देखिए हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी कंप्लीट रिएक्शंस की, वो रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। लेकिन दूसरी क्वालिटी, दूसरी कैटेगरी में हमने बात की कि ऐसे रिएक्टेंट जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं और फॉरवर्ड रिएक्शन को सर अंजाम देते हैं और फौरन ही कुछ अरसे में जैसे ही कुछ प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी सिंथेसाइज होती है वो प्रोडक्ट दोबारा इंटरैक्ट करते हैं और दोबारा फिर रिएक्टेंट बनने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं। इस पूरे टॉपिक को रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, इन सबको हम बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। बस इनसे लिंक कर रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन में कंप्लीट रिएक्शन और इनकम्प्लीट रिएक्शन कौन से होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन में। Why a reaction do not go to completion during incomplete reaction। इसमें हम देखते हैं कि जब हम इनकम्प्लीट रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं तो वो कंप्लीट क्यों नहीं होता, इनकम्प्लीट रिएक्शन अपने अख्ताम तक क्यों नहीं पहुंचता, इस बात को हम एनालाइज करते हैं। Most chemical reaction doesn't move to completion because they formed product again react with each other and the reactants then converted to the previous species। कहने का मतलब है कि जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होता है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो कुछ क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की रिएक्ट करती है और प्रोडक्ट बनाती है बाय मूविंग टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जैसे ही कुछ क्वांटिटी प्रोडक्ट की सिंथेसाइज हो जाती है वो प्रोडक्ट दोबारा आपस में इंटरैक्ट करता है और फिर रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड करता है और ओरिजिनल स्पीशी प्रीवियस स्पीशी को दोबारा सिंथेसाइज करना शुरू कर देता है। मतलब कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। एज द रिजल्ट आफ्टर सम टाइम नो फर्दर चेंजेस टेक प्लेस। मतलब कुछ वक्त गुजरने के बाद कोई खास चेंज हो नहीं रहा होता। मतलब इनिशियली तो चेंज होता है, मतलब प्रोडक्ट सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन कुछ ड्यूरेशन के पास होने के बाद, गुजरने के बाद हम देखते हैं कि रिएक्शन ऐसे होता है जैसे थम गया हो। The quantity of reactants and the products remain unchanged and it seems the reaction has stopped। ऐसे लगता है जैसे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल हो चुकी है और वो चेंज नहीं हो रही, और ऐसा नजर आ रहा होता है जैसे रिएक्शन रुक गया हो। एक्चुअली रिएक्शन डजंट स्टॉप एंड अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट।
इस स्टेट को हम कह सकते हैं कि ऐसी जो हालत होती है जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए रिएक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हुए रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, और उस स्टेशन में रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है, रिएक्टेंट्स टूट रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स टूट रहे होते हैं, रिएक्टर्स बन रहे होते हैं। लेकिन ऐसी स्टेट को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है जिसमें दोनों मुवाजन पाए जाते हैं, दोनों स्पीशीज रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक दूसरे की वैल्यू में बराबर पाए जाते हैं, और लग रहा होता है कि रिएक्शन रुक चुका है, लेकिन इन रियलिटी रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है बट एट इक्वल रेट। सो इसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशिर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Mass Solution. MCAS Mass Solution is a domain of chemistry. Here our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Mass Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। लिहाजा अब बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझने की कोशिश भी करेंगे। We already learned before about the chemical reaction along its type as complete and incomplete chemical reactions. मतलब पहले हमने पढ़ लिया है कि complete chemical reactions क्या होते हैं, incomplete chemical reactions क्या होते हैं। Now we are moving toward the analyze them in the more depth. और अब हम मूव कर रहे हैं इन्हें मजीद गहराई से समझने के। As we studied complete chemical reaction और irreversible reactions. अब देखते हैं complete chemical reaction और irreversible reaction का concept ज्यादा अच्छे से। Chemical reaction in which product do not recombine to form reactants. ऐसे chemical reactions जिनमें products दोबारा combine up होकर reactants नहीं बनाते, उन्हें irreversible reaction और complete chemical reactions कहते हैं। Such as reaction proceed in one direction only. ऐसे reaction सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और वो होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। For example, we have a component of sodium and other component of water. So हम क्या करते हैं कि सोडियम को जब पानी में मिक्स किया जाता है तो वो बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। So ऐसे रिएक्शन में कभी भी रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं करता। ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इससे बहुत अच्छे से डील कर चुके हैं कि जब पानी और सोडियम को मिक्स किया गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट हो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कह सकते हैं दे प्रोड्यूस इन ओनली वन डायरेक्शन, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, they are supposed to be complete, products do not recombine to form reactants, there is no equilibrium state, these reactions are generally fast. मतलब कि हमने ये तमाम क्वालिटीज पहले पढ़ ली हैं, पहले इसका जिक्र कर चुके हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करता है और ये रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंगल साइड एरो से, जो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में होता है। They are supposed to be complete, मतलब ये वो रिएक्शंस हैं जो मुकम्मल हो जाती हैं। They do not recombine to form reactant, ये रिएक्शंस कभी भी प्रोडक्ट रिकम्बाइन करके दोबारा रिएक्टेंट्स नहीं बनाते और इसमें कोई इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश नहीं होती, as these reactions are very fast. अब हम स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक में हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए हमने रिसेंटली एक टाइप ऑफ रिएक्शन में एक कैटेगरी स्टडी की थी, इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन, जिसे मैंने कहा था इसे रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहा था। केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइंस टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा कंबाइन होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और नए रिएक्टेंट्स, मतलब जो प्रीवियस रिएक्टेंट्स हमने पहले देखे थे वही दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे रिएक्शन को इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाता है उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। सच ए रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वेज एज फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, ऐसे रिएक्शन दोनों तरह मूव करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी, जिसका हमने बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया रिसेंट क्वेश्चन में।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक तरफ है हाइड्रोजन गैस, दूसरा एलिमेंट है हमारे पास आयोडीन गैस। जब हाइड्रोजन आयोडीन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। देखिए इनिशियली क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस जैसे इंटरेक्ट करते हैं तो स्पेसिफिक क्वांटिटी हाइड्रोजन आयोडाइड की बन जाती है एज अ प्रोडक्ट। लेकिन कुछ ही लम्हों में ऐसा होता है कि जो एज अ प्रोडक्ट क्वांटिटी बन गई है हाइड्रोजन आयोडाइड, वो दोबारा इंटरेक्ट करती है एक दूसरे के साथ और रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कर देती है टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन गैस। तो ये प्रोसेस गो थ्रू कंटिन्यू ही रहता है और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन मूव करते रहते हैं इन बोथ डायरेक्शंस। सो हम कह सकते हैं ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है जो दोनों डायरेक्शंस में मूव करते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। दे प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, forward and reverse reactions depending upon the condition of reaction। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा कि ये जो रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ये दोनों डायरेक्शंस में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में मूव करती हैं। लेकिन इनकी ये मूवमेंट डिपेंड करती है अपॉन द कंडीशन ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन किस कंडीशन में मूव कर रहा है। They are represented by putting the double-headed arrow on the both sides as the forward and reverse reaction between the reactant and products. They are never supposed to be complete. ऐसे reactions कभी भी मुकम्मल नहीं होते। Products recombine to form reactants. Products दोबारा react करते हैं, recombine करते हैं और reactants बना देते हैं। They gain equilibrium state after some time. ये क्या करते हैं कि कुछ वक्त के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है वो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ वी मूव टू डिस्कस द ईच रिएक्शंस इंडिविजुअली एज वी हैव एन एग्जांपल। अब हमने क्या करना है कि हर एक रिएक्शन को अलग अलग देखना है इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने पहले बात की, हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस है, दूसरी तरफ हमारे पास आयोडीन गैस है। जब दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है। लेकिन देखते हैं कि अलग अलग हम इन दोनों रिएक्शंस को एनालाइज करें इन द केस ऑफ फॉरवर्ड, इन द केस ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, तो क्या बनता है। नंबर 1 फॉरवर्ड रिएक्शन। आयोडीन इज पर्पल कलर। देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास जो आयोडीन है उसका कलर क्या है, पर्पल है इनिशियली। When iodine and hydrogen vapors are heated in a closed flask as the result of colorless hydrogen iodide is formed। जैसे ही हम हाइड्रोजन और आयोडीन वेपराइज फॉर्म में हीट करते हैं इन द क्लोज फ्लास्क, मतलब एक बंद कंटेनर में, द रिजल्टेड प्रोडक्ट इज द कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म। मतलब कि जो रिजल्ट बनता है उसमें जो आयोडीन का कलर है वो खत्म हो जाता है और हमारे पास फाइनल स्पीशी आ जाती है एज एन हाइड्रोजन आयोडाइड, which is called as the forward reaction and represented as hydrogen and iodine interact with each other to produce the hydrogen iodide। But in the case of reverse reaction हम क्या देख सकते हैं, when hydrogen iodide is again heated in the closed flask, मतलब उसी क्लोज फ्लास्क को दोबारा हीट अप किया जाता है जब पर्पल कलर रीअपेयर विच इंडिकेट द आयोडीन इज फॉर्म्ड। पर्पल कलर दोबारा रहनुमा होना शुरू हो जाता है और वो जाहिर कर रहा होता है कि आयोडीन दोबारा अपनी इनिशियल कंडीशन में आ रही है। दैट्स मीन द रिवर्स रिएक्शन रिप्रेजेंट्स एज, जिसका मतलब है कि रिवर्स रिएक्शन ऐसे जाहिर हो रहा होता है जिसमें देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, जैसे ये इंटरेक्ट करती है, रिकम्बाइन होती है, री इंटरेक्शन शो करती है तो कि हाइड्रोजन अलग होना शुरू हो जाती है और आयोडीन विद देयर पर्पल कलर अलग सिंथेसाइज हो जाती है। सो फॉर ओवरऑल रिएक्शन बोथ ऑफ द अबव रिएक्शन आर रिटन टुगेदर, इट्स नोन एज द रिवर्सिबल रिएक्शन। सो यही वजह है कि हम दोनों ऊपर वाले फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन को इकट्ठा लिखते हैं और रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये दोनों रिएक्शंस मिलके एक रिवर्सिबल रिएक्शन को सिंथेसाइज कर लेते हैं। सो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे आयोडीन और हाइड्रोजन ने इंटरेक्ट किया और हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया, और कैसे हाइड्रोजन आयोडाइड रीहीटेड एंड रीइंटरेक्टेड विद ईच अदर एंड सिंथेसाइज द हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस इंडिविजुअली। So the whole reversible reaction is in front of you। अब बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। देखिए हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया, लेकिन अब हम इन्हें कंपेयर कर लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में ऐसे कौन से मराहिल है जो होते हैं और रिवर्स रिएक्शन में नहीं होते, और रिवर्स रिएक्शन में ऐसे कौन से मामला होते हैं जो फॉरवर्ड रिएक्शन में नहीं होते। सो वन बाय वन इन्हें स्टार्ट करते हैं।
Number one, forward reaction. So forward reaction where the reactants reacts to form the product. ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे रिएक्टेंट्स इंटरेक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं. इट टेक प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. देखिए, हम जब भी एक केमिकल इक्वेशन को देखते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा होता है इन द डायरेक्शन. एट इनिशियल स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट और फास्ट. तो हम देख सकते हैं जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज होता है, फास्ट होता है. इट स्लोज ग्रेजुअली, मतलब कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, स्लो होना शुरू हो जाता है. इन द केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन, हम रिवर्स रिएक्शन में देख सकते हैं वेयर द प्रोडक्ट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म द रिएक्टेंट. रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स दोबारा इंटरेक्ट करते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ टू फॉर्म द रिएक्टेंट्स, दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं. इट टेक प्लेस फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट. देखिए, हमने हमेशा कहा है कि जो रिवर्स रिएक्शन है ये हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि हमने कहा था जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं. सो हम कह सकते हैं कि जो रिवर्स रिएक्शन है वो राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में. एट इनिशियल स्टेट देयर रेट इज नेग्लिजिबल. देखिए, हमने पहले बात की थी फॉरवर्ड रिएक्शन में कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है तो इनिशियली उसका रेट बहुत ज्यादा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन बहुत तेज होती है. लेकिन इन द केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन देखिए थोड़ी सी अमाउंट है जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुआ है फ्रॉम द फॉरवर्ड रिएक्शन. तो जैसे ही कुछ अमाउंट, कुछ क्वांटिटी प्रोडक्ट्स की सिंथेसाइज होती है वो दोबारा इंटरेक्ट करना शुरू हो जाती है. और इनिशियली रिवर्स रिएक्शन में जो रेट होता है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू नेग्लिजिबल. इट स्पीड अप ग्रेजुअली. देखिए, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है, तो वैसे ही प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है ड्यू टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ देयर रिएक्टिंग कंपोनेंट्स. तो जैसे ही प्रोडक्ट्स ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं वो ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं और ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ जैसे ही उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है वैसे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा होता है. लेकिन इन द केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने बात की थी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है. इनिशियली बहुत तेज होता है लेकिन वक्त के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है. लेकिन बिल्कुल इसके ऑपोजिट रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, इनिशियली जो रिएक्शन का रेट होता है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू नेग्लिजिबल ना होने के बराबर होता है. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ जो स्पीड होती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है टुवर्ड द लेफ्ट डायरेक्शन और सिंथेसाइज करना शुरू कर देते हैं रिएक्टेंट्स. तो दोनों रिएक्टिंग कंपोनेंट, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है ये इक्वल रेशियो में पाए जाते हैं, जब रेट ऑफ रिएक्टिंग कंपोनेंट्स इक्वल हो जाती हैं तो उस स्टेट पे हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया. मतलब कि रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन गो थ्रू है, बट इट सीम्स लाइक स्टॉप द रिएक्शन रुक चुका है ऐसा नजर आ रहा है, बिकॉज द इक्वल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्टेंट्स और रिवर्स रिएक्टेंट आर अवेलेबल. अब मूव करते हैं टुवर्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए, हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया, हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के कंसेप्ट को भी देख लिया, हमने रिवर्स रिएक्शन के कंसेप्ट को भी देख लिया, उनकी एग्जांपल्स में हमने हाइड्रोजन आयोडाइड को सिंथेसाइज किया, वो भी बहुत अच्छे से समझा. लेकिन अब हमने एक स्पेसिफिक कंडीशन को समझना है जिसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं. इक्विलिब्रियम का मकसद क्या है? इस चैप्टर का मेन जो रीजन है, जो मेन पर्पज है इस चैप्टर की स्टडी का, आप उसे देखने जा रहे हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम, द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान when the rate of forward reaction take place at the rate of reverse reaction while the composition of reactants and products remain same. ऐसी कंडीशन जहां पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है जबकि कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन या कंपोजिशन ऑफ रिएक्टिंग कंपोनेंट्स बिकम्स द सेम, रिमेन सेम हो जाती है, ऐसी कंडीशन को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं. देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हम कहेंगे दो तरह की केमिकल इक्विलिब्रियम होती है. नंबर 1 स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नंबर 2 डायनामिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? When the reaction cease to proceed, जब ऐसा दिख रहा होता है ना कि रिएक्शन थम गया है, ऐसी कंडीशन को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मोस्टली ऑब्जर्व इन द फिजिकल फिनोमेनन एज ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड.
मतलब कि हम जितने भी फिजिकल फिनोमेना, जितने भी फिजिकल प्रोसेसेस हैं नेचर में, जब हम उन्हें एनालाइज करते हैं, जब उनका मुशाहिदा करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल्स पाई जाती हैं, क्योंकि नेचर में पाई जाने वाली तमाम फोर्सेस जो हैं वो एक बैलेंस्ड क्वांटिटी में मूव करती हैं, बैलेंस्ड रेशियो में वर्क कर रही होती हैं। लेकिन इन द केस ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? A state at which forward and reverse reaction proceed at equal rate but in opposite direction। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ऐसी स्टेट है, ऐसी कंडीशन है जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन के जो रिएक्शंस होते हैं वो प्रोसीड तो कर रहे होते हैं लेकिन इक्वल रेट पे, एक ही स्पीड पे, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्ट डायरेक्शंस में, दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ काम कर रहे होते हैं। सो ओवरऑल द रिएक्शन डजंट स्टॉप। तो हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मजमूई तौर पे जो रिएक्शन है वो रुका नहीं है। इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, द कंडीशन ऑफ रिएक्टेंस आर मैक्सिमम, बट द रिवर्स रिएक्शन अकर एट नेग्लिजिबल रेट। देखें, स्टार्ट में हम कह सकते हैं जब फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो बहुत तेज क्वांटिटी में, बहुत तेज रेशियो के साथ मूव करता है। सो इनिशियल रेट इज वेरी फास्ट, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम लेवल पे होती है। बट इन द केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो ऐसा होता है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन है एज कम्पेयर टू नेग्लिजिबल ना होने के बराबर होते हैं। एज ए रिएक्शन प्रोसीड, रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन एंड रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? स्लो होना शुरू हो जाता है, और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? स्पीड अप होना शुरू हो जाता है। टिल द बोथ रिएक्शंस अटेन द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब कि जिस हद तक वो डायनामिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर लेते, दोनों रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स एक दूसरे के पहलू में मूव करते रहते हैं, और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसपे दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाता है। Mean the both forward and reverse reaction proceed at the same rate but in opposite direction। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction। That's in round figure as a whole we can conclude that the state of dynamic equilibrium। जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारे पास इनिशियली जो रिएक्टेंट्स है, ये ब्लू कलर में हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है, इनिशियली बहुत स्पीड से ये ग्राफ नीचे आता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज होता है। बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन हमें ये ऑरेंज कलर में लाइन दिखा रही है ग्राफ में कि जैसे ही इनिशियली जो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू नेग्लिजिबल, तो रिएक्शन बहुत स्लो मूव करता है, लेकिन वो मूव कर रहा होता है, प्रोसीड कर रहा होता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी लिमिट आ जाती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन हो जाता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फास्ट स्पीड अप हो जाते हैं। एज दैट कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकेम्स इक्वल, जैसे कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। और ऐसी कंडीशन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मतलब सिंथेसिस ऑफ रिएक्टेंट और सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स बिकम इक्वल स्पीड, मतलब ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो हमने बहुत अच्छे से समझा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है बट रिएक्शन डजंट स्टॉप बट इट सीम्स लाइक स्टॉप द रिएक्शन, इज नोन एज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। हम इससे बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। हमें रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से देख लिया, हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को भी बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया। अब बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमने देखे फॉरवर्ड रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज देखी, हमने रिवर्स रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज देखी, हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज भी देखी। हमने बात की एक कंडीशन की जिसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा गया। अब उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी खुसूसियात है। इट इज अटेनेबल ओनली इन क्लोज कंटेनर, मतलब जैसे हमने आयोडीन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया था इन द क्लोज फ्लास्क, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा क्या होता है, एक क्लोज कंटेनर, एक क्लोज जगह पर ही अटेनेबल होता है, उसके बाहर नहीं होता, क्योंकि एक्सटर्नल कंपोनेंट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे होते। जो ओरिजिनल कंपोनेंट है वही आपस में मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व होते हैं इन द रिएक्शन। एट इक्विलिब्रियम स्टेट the reaction doesn't stop while the forward reaction and reverse reaction keep on taking place at the same rate but in opposite direction। तो हम कह सकते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन है वो रुकता नहीं है, स्टॉप नहीं होता, जबकि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन मूव करते रहते हैं लेकिन एक ही रेट पे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स डजंट चेंज
ऐसा कंडीशन होता है कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है वो बराबर होना शुरू हो जाती है, डू नॉट चेंज ही नहीं होती, इक्वल रह जाती है, लेकिन रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। इवन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, डेंसिटी एटसेट्रा रिमेन सेम। जबकि नजर आ रहा होता है कि कोई इंटरमीडिएट कंडीशन आ गई है, जब हमारे पास कलर, डेंसिटी एटसेट्रा एक इक्वल स्टेट में पाए जा रहे, सेम नजर आ रहा होते हैं। जैसे हमने बात की कि जो आयोडीन है उसका कलर पर्पल है, जो हाइड्रोजन है वो कलरलेस है, लेकिन जब उन दोनों का रिएक्शन करवाया गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बनी तो वो कलरलेस थी, लेकिन जब उनका रिवर्स रिएक्शन आया तो पर्पल कलर दोबारा अपेयर होना शुरू हो गया, लेकिन एट देयर स्पेसिफिक रेट, मतलब कि वो 100% पर्पल कलर नहीं जनरेट हो रहा था, वो एक इंटरमीडिएट स्टेट थी जहां पे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंटरमीडिएटली सेम हो चुकी थी इन द केस ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। Equilibrium is attainable from either side, as reverse way as forward way। मतलब equilibrium को हम किसी भी साइड से अटेन कर सकते हैं, चाहे हम रिवर्स रिएक्शन को प्रोसीड करें, चाहे हम फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रोसीड करें। एक कंडीशन ऐसी आ ही जाती है जिसमें इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका होता है, चाहे हम हाइड्रोजन आयोडाइड को डिकम्पोज करके इक्विलिब्रियम अटेन कर लें, चाहे हम हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करवा के इक्विलिब्रियम अटेन कर लें। फॉरवर्ड डायरेक्शन जहां से मर्जी हम रिएक्शन को प्रोसीड करें, इक्विलिब्रियम अटेन हो ही जाता है। इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव अंडर एनी कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन हो चुकी है जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन और आयोडीन के केस में, लेकिन हम उसे डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड सिंथेसाइज हो चुका है तो हम उसके कुछ क्वांटिटी को निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो अब प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो गई, दोबारा रिएक्टेंट्स इंटरेक्ट करेंगे और उस वैल्यू को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर लेगा। अगर हम हाइड्रोजन या आयोडीन की क्वांटिटी कम कर लेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू दोबारा अपने आप को रीअरेंज करेगी और रिएक्टेंट्स को बनाने की कोशिश करेगी। तो जैसे ही हम उसे डिस्टर्ब करते हैं वैसे ही सिस्टम अपने आप को कस्टमाइज करता है और एक ऑप्टिमम कंडीशन को अटेन करने की कोशिश करता है। चाहे हम प्रेशर को डिस्टर्ब करें, चाहे टेम्परेचर को डिस्टर्ब करें, हमारे पास एक कंडीशन आ ही जाती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Mass Solution। MCAS Mass Solution is a domain of chemistry. Here our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Mass Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। अब हम बात करते हैं अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब वन बाय वन हम पहले स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसका कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को ड्राइव करना है यहाँ पे। So initially start करते हैं introduction of law of mass action. In 1864, C.M. Goldberg and P. Wedge proposed the law of mass action. They studied a lot about the reversible reaction and put forward this law. C.M. Goldberg and P. Wedge ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1864 में बहुत ज्यादा रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया और ये लॉ प्रपोज किया जिसे लॉ ऑफ मास एक्शन कहा जाता है। The rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of active masses of reacting substances. मतलब कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एक्टिव masses of molar concentration of reacting substances. मतलब कि हम कह सकते हैं वो मैस या वो मोलर कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टिंग कंपोनेंट की जो रिएक्शन में एक्चुअली इन्वॉल्व होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन, as R is directly proportional to the active masses of reacting substances. Law of mass action describes the relationship of rate of reaction and active masses of reacting substances. मतलब के दो कंसेप्ट हैं, एक रेट ऑफ रिएक्शन है, दूसरा mass of reacting substances. कि जो भी masses, जो भी substances रिएक्ट कर रही हैं उनका एक्टिव mass क्या है। अब एक्टिव mass क्या होता है?
that represents the concentration in mole per decimeter cube of reacting substances as the square bracket. मतलब कि जो भी कंसंट्रेशन, जो भी मोलर कंसंट्रेशन है रिप्रेजेंट्स एज मोल पर डेसीमीटर क्यूब और एज एन एक्टिव मास दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, कि कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स है, जब रिएक्टेंट्स के जो रिएक्टिंग कंपोनेंट्स हैं उनकी जो स्पेसिफिक क्वांटिटी रिएक्शन में एक्चुअली इन्वॉल्व होती है, उसको हम एक्टिव मासेस का नाम देते हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं एज एन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और जिन्हें हम जाहिरी तौर पे देख रहे होते हैं इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन का हमें पता चल गया कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाती है। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि ये जितना भी कहानी हो रही है, ये सारी की सारी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हो रही है, तो हम एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन को एज्यूम करते हैं और ये कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A प्लस B एक रिएक्टेंट्स है हमारे पास। जब ये रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन मूव टूवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन और हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं C प्लस D। और जैसे ही अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंसेप्ट हमने पढ़ा था, जैसे ही प्रोडक्ट बनना शुरू होते हैं इन द केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो प्रोडक्ट्स इंटरैक्ट करते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं अपने साथ और दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है रिएक्शन। जैसे यहाँ हमारे पास C प्लस D है, जैसे ही ये रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जैसे कि Kr मूव करता है, रिप्रेजेंट करता है एज एन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनना शुरू हो जाएंगे, A प्लस B दैट आर नोन एज द रिएक्टेंट्स इन द प्रीवियस रिएक्शन। सो हमारे पास ये ओवरऑल एक रिवर्सिबल रिएक्शन का कंसेप्ट आ गया। तो हमने इस रिएक्शन को एज्यूम करते हुए हमने ड्राइव करना है लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को डिस्क्राइब करना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। Suppose A, B, C and D are the molar concentration of A, B, C, D respectively। मतलब कि पहले हमारे पास ये सारे कंपोनेंट जो ब्रैकेट्स में इनक्लोज हैं, ये देयर एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। मतलब रिएक्टेंट्स कौन से हमारे पास A, B, C, D, बट द इनक्लोज्ड फॉर्म ऑफ ब्रैकेट इनक्लोज्ड फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स A, B, C, D, they are known as the active masses of the reacting components। As the reversible reaction considered two part, forward and reverse reaction, so according to law of mass action, for forward reaction, rate of forward reaction directly proportional to the product of active masses of A and B। ठीक है, ये हमें नजर आ रहा है कि ये इनक्लोज द ब्रैकेट फॉर्म जो A and B है, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of molar concentration of reactant of A and B is equal to Kf into A and B as the molar concentration product of reacting substances। So Kf हमारे पास क्या है, Kf is the proportionality constant according to the removal of proportionality sign as the rate of forward reaction directly proportional to the product of active masses of the reacting components। So हमने इस पूरी इक्वेशंस को समझ लिया। अब बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं इन द केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन में क्या बात की, जब C और D इंटरैक्ट करते हैं तो A और B एज अ प्रोडक्ट रिड्यूस होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। For the reverse reaction, rate of reverse reaction directly proportional to the product of molar concentration of C and D as an active masses of reacting components। So हमारे पास as an general form they are equal to rate of reverse reaction becomes the equal to the Kf into product of molar concentration of C and D as the reacting components, reacting substances। So हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई RF, मतलब R रिवर्सिबल रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज इक्वल टू KR into C plus D as the molar components, as the molar concentration, where Kf and Kr are the proportionality constant and known as the specific rate constant for the forward and reverse reaction respectively। अब बात करते हैं, हमने एक कंडीशन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, इक्विलिब्रियम कंडीशन। At equilibrium state,
the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction. So after some interval ऐसी एक कंडीशन आ जाती है जब rate of forward reaction equal हो जाता है toward the rate of reverse reaction. और हमने rate of forward reaction और rate of reverse reaction को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया. So as a whole मैं कह सकता हूँ RF rate of forward reaction becomes equal to RR rate of reverse reaction. और हम इनकी वैल्यूज को अप्लाई कर देते हैं. RF is equal to KF into A and B. AF and product of active concentration of A and B reacting components is equal to KR product of reacting components C and D as the molar concentration or active masses of the reacting components. So हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग एक और इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं जिसके पास हमारे पास आ जाती है रेशियो फॉर्म KF divided to KR and is equal to molar concentration of product of C and D reacting components ratio divided to molar concentration of the product of A and B reacting components. So overall हम जानते हैं कि Kc is equal to Kf by Kr क्योंकि देखें KF and KR are also proportionality constant and their ratio is known as Kc. Kc is overall known as the equilibrium constant. So equilibrium value को एक्सप्रेस कर रहे थे तो हमारे पास Kc की वैल्यू आ जाती है as an equilibrium constant. Then हम Kf by Kr की जगह पे Kc की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं. Then Kc is equal to product of molar concentration of active masses of C and D ratio to divided to product of molar concentration of active masses of A and B. तो हमारे पास एक ऑथेंटिक वैल्यू आ गई टुवर्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. तो रिजल्ट में हम कह सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास फाइनल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू Kc और एक्टिव मैसेज की वैल्यू में हमारे पास आ जाता है द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट्स टुवर्ड द रिएक्टेंट्स इज नोन एज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. ठीक है, तो हमें इन्हें एक्टिव मैसेज की जगह इंसर्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास Kc की वैल्यू आ गई तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ड्राइव कर लिया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन. अब हम क्या करते हैं सपोज डेरिवेशन व्हेन द रिएक्टिव सब्सटेंसेस राइजेस एन एप्रोप्रिएट पावर. देखिए हमने पहले जो कंसेप्ट एनालाइज किया, पहले जो डेरिवेशन को एनालाइज किया वो जस्ट एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात थी कि हमारे पास सिंपल कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ रिएक्टेंट्स हैं. जैसे A एंड B सिंपल फॉर्म में है तो वो रिएक्टेंट्स हैं, B एंड C सिंपल फॉर्म में है तो वो प्रोडक्ट हैं. लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं जब हर एक कंपोनेंट एक एप्रोप्रिएट, एक स्पेशल पावर, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन रख रहा है. जैसे हम बात कर लेते हैं 2 मोल 3 मोल एटसेट्रा सो ऑन. ठीक है, तो फॉर द जनरल इक्वेशन हम बात कर देते हैं. हमारे पास एक्टिव मैसेज है, रिएक्टिंग कंपोनेंट जैसे कि रिएक्टेंट्स की बात करते हैं. हमारे पास A मोल ऑफ A है और B मोल ऑफ B है. आफ्टर द रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास प्रोडक्ट बनता है C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D कंपोनेंट. हम ऐसी एग्जाम्पल को कैसे ड्राइव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन टुवर्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सपोज एक्टिव masses of A, B, C and D are the molar concentration of the reacting component as A, B, C and D, while the A, B and C and D are the number of mole or an appropriate power which are used as the coefficient respectively. तो हमारे पास जो भी रिएक्टिंग कंपोनेंट्स हैं उनके जितने भी एक्टिव मैसेज हैं जैसे कि A, B, C, D मोलर कंसंट्रेशन, ये सारे एक्टिव मैसेज हैं. इनकी जो पावर्स नजर आ रही हैं ये B, C एंड D, ये इनकी मोलर कंसंट्रेशन एज एन कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशंस है. As a reversible reaction consists of two parts, forward and reverse reaction, so according to law of mass action. तो अब हम law of mass action को apply कर लेते हैं. For the forward reaction, rate of forward reaction directly proportional toward the product of active masses of the molar concentration of the reacting substance A rising with the power of A toward the B rising with the power or coefficient to B is equal to. ठीक है, हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करना है. सो वी विल मूव टुवर्ड द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द KF
with the product of the molar concentration of reacting substances A having the appropriate power or the coefficient as the A toward the B having the molar coefficient or appropriate power B। तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाती है for the synthesis of A reactants। तो हम फिर बात करते हैं for the reverse reaction। रिवर्स रिएक्शन के लिए बात कर लेते हैं। The rate of reverse reaction is directly proportional toward the product of molar concentration of the active masses of the reacting components as the C and appropriate power with C and D with the appropriate power D। तो ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई हो जाता है इन द केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन। देखिए जब रिएक्शन रिवर्स हो रहा है ना, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो C एंड D आ जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स में A एंड B बनोगा इन द केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सो हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करना है, तो हमारे पास इक्वलिटी साइन आ गया विद द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड विद द प्रोडक्ट ऑफ C with the coefficient C and the D with the coefficient D having the active masses of the reacting substances, where the Kf and Kr are the proportionality constant and known as the specific rate constant for the forward and reverse reaction respectively। जैसे Kf जो है ये specific rate constant है for the forward reaction and Kr are the specific rate constant for the reverse reaction। ठीक है, तो हम इन्हें proportionality constant कह सकते हैं as an whole, जैसे कि हम previously discuss कर चुके हैं। अब हमने पूरा रिएक्शन देख लिया, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन भी आ गया। लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन आती है हर रिवर्सिबल रिएक्शन में कि इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होती है। तो एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सो हम इन्हें सिंबलाइज कर देते हैं, RF बिकम्स इक्वल टू RR। सो हमने RF और RR की वैल्यू इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो Kf product of molar concentration of active mass of A proportionality coefficient as the A to the molar concentration of active mass B with the proportionality sign with the coefficient B is equal to Kr having the same product form of the C and coefficient C with the product of D with the coefficient of D। सो हमारे पास सिंपल वैल्यू आ गई Kf बाय Kr इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। सो नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, हमें पता है एज वी नो Kc इज इक्वल टू Kf डिवाइडेड टू Kr, या इन रेशियो फॉर्म Kf बाय Kr इज इक्वल टू Kc। Kc इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन Kc इज इक्वल टू द प्रोडक्ट रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स and toward the ratio of the products of reactants। So we can assume the Kc is equal to the ratio between products toward the reactants is known as the law of mass action according to the equilibrium constant concept। रिजल्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं law of mass action describes the relationship between the rate of reaction and active masses of the reacting substances। Here we again define the law of mass action in another form। Rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of active masses while each rises an appropriate power। ठीक है, बात अभी भी वही है कि रेट ऑफ रिएक्शन बेशक रेट फॉरवर्ड रिएक्शन में हो, बेशक रेट रिवर्स रिएक्शन में हो, rate of reaction is directly proportional to product of molar concentration of active masses of reacting substances while each reacting substances rises an appropriate power and appropriate coefficient। ये मैटर नहीं करता कि कौन सा रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कितने मोल रखता है, मैटर ये करता है कि वो किस तरह इंटरैक्ट कर रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। और एट द इक्विलिब्रियम स्टेट दे कैन डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू गेट द Kc वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशिर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Mass Solution। MCAS Mass Solution is a domain of chemistry. Here our training program will clear your concepts from beginners to expert level। It means MCAS Mass Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स।
सबसे पहले तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को ड्राइव कर लिया, लेकिन अब हम बिल्कुल स्पेसिफिक वैल्यू पे बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? The ratio of product of molar concentration of products to the product of molar concentration of reactants rises to the power of coefficient respectively is known as equilibrium constant as expressed in the balanced chemical equation। मतलब कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो वैल्यू होती है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द एप्रोप्रिएट पावर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इज नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे कि इस इक्वेशन में जाहिर हो रहा है Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट टू प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शंस टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। सो ये वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Here the product are right as the nominator while the reactants are right as the denominator. By keeping the balanced chemical equation for the reversible reaction, we can write the equation equilibrium expression very easily. Thus, we can calculate the numerical value of Kc equilibrium constant by putting the actual concentration of reactants and products in the equilibrium expression. So, the value of Kc only depend upon the temperature. Kc has no units as a whole because it's the ratio between the products and reactants. When equal number of the mole of both sides as in a reversible reaction, chemical equation and vice versa. जब किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन में बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, देन देयर इज नो यूनिट इन द केस ऑफ Kc एज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट फॉर डिफरेंट इक्वेशन। देयर आर फॉलोइंग एग्जांपल्स। In the case of hydrogen iodide formation, we have 1 mole of hydrogen molecule and 1 mole of iodine molecule. When both molecules interact with each other, then they both produce 2 mole of the hydrogen iodide molecule. तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो आ जाता है Kc इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड स्क्वायर बाय हाइड्रोजन और आयोडीन मॉलिक्यूल। हमने पहले भी देखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट टुवर्ड द रिएक्टेंट्स। सो जब हमने इनको यूनिट्स को लिखने की कोशिश की, मतलब कि हम वैल्यू डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिव मासेस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, सो हमारे पास वैल्यू पर यूनिट आ जाती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अकॉर्डिंग टू यूनिट्स तो हमारे पास वैल्यू आ गई ये फॉर द हाइड्रोजन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल एंड फॉर द हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल। As the both components are equal in ratio in the number of moles, then both units cross the value if each other and at their result there is no unit in the case of formation of hydrogen iodide. In another example, there is a formation of ammonia. As we have 1 mole of nitrogen molecule and 3 mole of hydrogen molecule. When the both components interact with each other, they produce 2 mole of ammonia. According to law of mass action, we gain the equilibrium constant value Kc value is equal to 2 mole of ammonia divided by 1 mole of nitrogen to the 3 mole of hydrogen gas. As the result, according to their equilibrium expression of active mass of molar concentration, so the units of Kc is equal to 2 mole of ammonia divided by 4 mole of nitrogen and hydrogen molecules. So overall, according to cross examination, then we get this value of unit in the case of formation of ammonia. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशिर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Mass Solution. MCAS Mass Solution is a domain of chemistry. Here our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Mass Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? The value of equilibrium constant is specific and remains constant at any particular temperature. The study of numerical value of equilibrium constant of a chemical reaction provides us information about the following concepts. Number one, about the direction of reaction. Number two, about the extent of reaction. देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, इसके यूनिवर्स को हमने बहुत अच्छे से समझा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है वो बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है वो भी हमने बहुत अच्छे से समझा। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताता है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आइदर रिएक्शन मूव टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिएक्शन मूव टुवर्ड द रिवर्स डायरेक्शन, और एट लीस्ट इफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज एस्टेब्लिश्ड देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेल अस अबाउट दैट। And the other side, equilibrium constant also tell about the extent of reaction. Extent मतलब किस हद तक रिएक्शन पहुंच चुका है वो भी बताता है। So let's tell about the direction of reaction. It can predict at particular moment by using the reaction quotient QC, which is the ratio between the product toward the reactants. It is calculated at any particular moment before the reaction attains equilibrium. It predicts the direction of reaction by comparing the quotient value toward the constant value. I mean by comparing the reaction quotient value मतलब QC value with the equilibrium constant value toward the KC value. Thus, there are following generalization or concepts. If the QC value is smaller than the KC, then the reaction goes toward the left to right as a forward direction. अगर QC की वैल्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू स्मॉलर होती है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, देन रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. In another case, if the QC value is greater than the KC value, then reaction goes to right to left as a reverse direction. अगर QC की वैल्यू KC से ज्यादा है, मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से ज्यादा है, तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है. In another case, if QC value becomes equal to the KC value, then equilibrium condition is attained from the reaction. मतलब कि अगर reaction quotient की वैल्यू equilibrium constant वैल्यू के इक्वल हो जाती है, इसका मतलब है कि equilibrium की कंडीशन को अचीव कर लिया है रिएक्शन ने. अब बात करते हैं extent of reaction. मतलब कि equilibrium constant से हम कैसे measure कर सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक पहुंच चुका है. It can measure how far a reaction proceeds before establishing equilibrium state, as it is indicated to which extent reactants convert into the product. So, numerical value of Kc equilibrium constant predict the extent of reaction. There are three possibilities about this concept. Thus, there are following generalization or concepts according to the equilibrium constant value. If the Kc value is larger, it indicates the reaction has almost gone to completion, as it indicates the equilibrium position, as the reaction mixture contain all the product and reactants are in negligible amount. देखें, अगर तो Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ये जाहिर करता है कि रिएक्शन तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, रिएक्शन तकरीबन इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचने वाला है, या फिर ये भी बताता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी रह गई है या कितनी इस्तेमाल हो चुकी है. In another case, if the smaller value of Kc, अगर equilibrium constant की वैल्यू छोटी हो, कम हो, then it indicates such type of reaction that never goes to completion. It also indicates that equilibrium position, as the reaction mixture contain all reactants and product are as negligible amount. मतलब कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है, बहुत छोटी होती है, तो ये जाहिर करता है कि रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ मूव नहीं कर रहा, और ये भी बताता है कि क्या रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर ली है या नहीं. एज वेल एज ये भी बता रहा है कि ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन में बी लेफ्ट बिहाइंड एज कंपेयर टू नेग्लिजिबल और मोर. In the other case, if the value of Kc neither small nor large, ना ही Kc की वैल्यू छोटी है और ना ही ज्यादा है,
It indicates the reaction has at the equilibrium position as having comparable amount of reactant and product. इसका मतलब ये है कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लिया है और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट कंपेरेबल है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशिर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Mass Solution. MCAS Mass Solution is a domain of chemistry. Here our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Mass Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक। अब हम बात करते हैं कंसेप्चुअल डायग्राम ऑफ द होल यूनिट, मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम के इस पूरे चैप्टर को हम एक डायग्राम की सूरत में एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने बात की केमिकल रिएक्शन क्या हो, तमाम प्रोसीजर्स, तमाम ऐसे फिनोमेनन जिसमें कुछ सब्सटेंसेस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक नई चीज तख्लीक करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उस प्रोसीजर को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं A और B, जब दोनों कंपोनेंट A और B एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक थर्ड कंपोनेंट जनरेट करते हैं C, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। जो इनिशियल फॉर्म में जो हमारे पास स्पीशीज थी वो हमारे पास रिएक्टेंट्स आ गई। तो ये पूरे का पूरा प्रोसीजर जो हुआ है इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिर हमने बात की कितनी तरह के रिएक्शन होते हैं। सो हमने कहा कि दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरे रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं? वो रिएक्शंस जो कंप्लीशन की तरफ मूव करते हैं, दैट रिएक्शन दैट मूव्स टुवर्ड द कंप्लीशन। मतलब कि हमारे पास दो कंपोनेंट हैं A और B, वो इंटरेक्ट करते हैं और C कंपोनेंट बना देते हैं, C स्पीशीज बना देते हैं। वो हमारे पास पूरे का पूरा एक रिएक्शन बन गया है। एक रिएक्शन जो तकमील तक पहुंच गया है उसे हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कह देते हैं। दूसरी कैटेगरी हमने देखी कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल ऐसे रिएक्शन जो कुछ अमाउंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है और वो फौरन ही दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसे रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शंस में मूव करते हैं उन्हें रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस के कंसेप्ट में हमने फर्दर एनालाइज किया केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम स्टेबलिटी कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट से अकॉर्डिंग टू अदर कंसेप्ट हमने एनालाइज किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc वैल्यू को हमने ड्राइव किया विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से हमने ड्राइव किया और उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज प्रोवाइड कर दी जिसकी मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते थे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू एनालाइज की है वो वैल्यू हमें फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, अबाउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन दैट मूव्स टुवर्ड द इक्विलिब्रियम, दैट मूव्स अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। सो ये पूरे का पूरा चैप्टर था जो केमिकल इक्विलिब्रियम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था। सो हमने इसे अच्छे से एनालाइज किया है और स्टेप बाय स्टेप हमने इन तमाम टॉपिक्स को पढ़ा भी और समराइज भी कर लिया। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mcasmasssolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.